अगर आप सोवियत यूनियन का ये लगभग 70-75 साल का इतिहास देखें तो उसमें यूक्रेन को बहुत महत्व मिला था। वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हुआ था, वहां की एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव हुआ था। इनफैक्ट अगर देखें तो रूस सोवियत यूनियन में सबसे अच्छा दर्जा यूक्रेनियन का था हर तरह से। यूक्रेन की एडवांटेज है, इट्स अ ग्रेनरी ऑफ द ईस्टर्न यूरोप। इनफैक्ट सारे यूरोप को ये खाना खिला सकती है क्योंकि इसकी काफी फर्टाइल जमीन है और काफी अनाज होता है। लेकिन रूस ने इसके अंदर इतना, सोवियत यूनियन ने इतना इन्वेस्ट किया था। 1992 91 के बाद जो हुआ, उसके बाद सोवियत यूनियन का विभाजन, उसके बाद 7-8 साल रूस को लगे अपने आप को संभालने के लिए। और जब उसने अपने आप को संभाला तो उस टाइम उसका राष्ट्रपति, अभी का जो राष्ट्रपति पुतिन साहब हैं वो थे, व्लादिमीर पुतिन। वो 1991 तक वहां के इंटेलिजेंस एजेंसी में थे। पूर्वी यूरोप में उन्होंने काफी सर्विस की है। उन्होंने सोवियत यूनियन को उस हाइट पर देखा है। उसके बाद सोवियत यूनियन का विभाजन देखा, फिर रूस की दुर्गति देखी पहले 7-8 साल में। उसका क्या हुआ जब वो सेंट पीटर्सबर्ग में थे। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के बाद वो राष्ट्रपति बने। ये एक ऐसे इंसान हैं जो पक्के देशभक्त हैं, जिसको मालूम है उसके देश को क्या चाहिए और उसके देश का क्या दर्जा है इस दुनिया में। दूसरा, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको कोई सरप्राइज नहीं कर सकता। इनफैक्ट रूस में लोग ये मानते हैं कि ये इलेक्टेड मोनार्क है, ये इलेक्टेड राजा है, इसकी वो इज्जत है। देखो, आदमी के ऑपोजिशन में हर जगह होते हैं, हर लीडर के ऑपोजिशन में होते हैं, लेकिन इसके साथ काफी लोग इसके साथ हैं क्योंकि ये अपने देश के लिए काम करता है। और जब मैंने कहा सोवियत यूनियन के बाद रूस की दुर्गति हुई, एक्चुअली उस टाइम लूटपाट मची हुई थी। लोग जो कुछ भी सरकारी था वो अपना बना रहे थे और देश छोड़कर जा रहे थे। जब ये आए तो उन्होंने ये सब बंद किया और देश को संभाला। उस टाइम तक इंडस्ट्री का काफी बुरा हाल हो चुका था। तो इन्होंने दूसरे देशों के साथ, भारत भी उनमें से एक है, जिनसे कहा कि हमारी इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए हमें आपसे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। हमने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, शिप बिल्डिंग, टैंक, सब कुछ, एयरक्राफ्ट, ताकि उनकी इंडस्ट्री, उनके पास जो टेक्निकल नो हाउ था वो जरूरी था। लेकिन सोवियत यूनियन के टाइम में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो पूरी सोवियत यूनियन में था। और क्योंकि यूक्रेन में काफी इंडस्ट्रीज थी तो ये सब इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती थी। अभी आप इंजीनियरिंग इंजन का देखो, एरो इंजन वगैरह का, ज्यादातर इंडस्ट्री यूक्रेन में थी, लेकिन एयरक्राफ्ट बनते थे रूस में। तो जब उनका विभाजन हुआ उसके बाद मुश्किल हुई, उनकी इंडस्ट्री उन्होंने वहां पर सेटअप की, थोड़ी देर लगी और इकोनॉमी टाइम लगा है। लेकिन अभी बीच में जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और इनका प्राइस, इनके भाव बढ़े तो रूस की अर्थव्यवस्था ठीक हुई। उसके बाद इन्होंने अपने आप को संभाला है। लेकिन रूस की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हर चीज अवेलेबल है। कोई भी नेचुरल रिसोर्स आप देखिए वो रूस में मिल जाएगा। मैं तो ये कहूंगा कि रूस को भी नहीं मालूम होगा कि उनके पास क्या कहां पर है, हर चीज उनको नहीं मालूम होगी। इतना बड़ा देश है, सब कुछ वहां पर है। लोग वहां के काफी सिंपल हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं। और एक्चुअली में देखा जाए तो उनका ये है कि जो हमारे राजनीतिक हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो देश के लिए जो कर रहे हैं वो अच्छा ही होगा।